My dear friends, welcome to podcast with an expert. दोस्तों आज का टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। ये पॉडकास्ट दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो कि जॉब में है, सरकारी जॉब्स में है, कॉर्पोरेट्स में है और जो फाइनेंस या कैपिटल से रिलेटेड काम करते हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है जो कि वेरियस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कंवलजीत सिंह। दोस्तों साहब के बारे में हम बात करें, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री और एमडी इन एचआर। दोस्तों डॉक्टर कंवलजीत ने 32 इयर्स का स्टनिंग उनका साइंटिफिक कैरियर था। ये इंस्टीट्यूट था सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। दोस्तों 1991 मार्च 1991 में डॉक्टर कंवलजीत ने एज ए एनर्जेटिक यूथ ज्वाइन किया इस इंस्टीट्यूट को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को, और जो डॉक्टर साहब की पीएचडी रही उसमें इनके नेशनल इंटरनेशनल जो है बहुत सारे पब्लिकेशंस जैसे कि टैलेंटा और जर्नल ऑफ रेडियोएक्टिव केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल लेटर्स, इस तरह से बहुत ही जो है जाने वाले जर्नल्स में पीएचडी की पेपर्स पब्लिश हुए, जो कि था ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन पर उनका थीसिस था रुड़की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आज की तारीख में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पीएचडी करने के बाद, केमिस्ट्री में पीएचडी होने के बाद उनकी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट में जो है रिक्वायरमेंट्स थी, तो उन्होंने ज्वाइन किया पाल्पिंग एंड इमेजिंग, डॉक्टर टीके रॉय जी के अंडर उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद में वो डॉक्टर वीके महदूर जी के साथ में जो है एनवायरमेंटल लैब में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, और उसके बाद में दोस्तों 2000 में उनका ट्रांसफर जो इंस्टीट्यूट का बेस ऑफिस था दिल्ली में, जो कि इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें उनका ट्रांसफर हुआ। और उसके बाद उन्होंने 2000 से 2020 इस ऑफिस में जो है अपनी सर्विसेज दी, और यहाँ रहते हुए, इस ऑफिस में कार्यरत रहते हुए उनका इंटरेक्शन रहा, एज ए लिएजनिंग ऑफिसर भी रहा, बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल जो हमारी कोऑर्डिनेशंस होती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की कोऑपरेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह से उनका बहुत जो वेरिड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड पॉलिसी मेकिंग पर्टिकुलर टू द पेपर पल्प इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डॉक्टर कंवलजीत का। तो हम अब पूछते हैं कि डॉक्टर कंवलजीत, आपका ये पेपर एक पब्लिश हुआ सर्कुलर इकोनॉमी, एक बुक पब्लिश हुई और उसमें आपका ये पूरा का पूरा एक चैप्टर रहा सर्कुलर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जैसा सभी जो है हमारे दर्शक को लगेगा कि हाँ फाइनेंस की बात हो रही है। तो इकोनॉमी को जैसा कि हम लोग फाइनेंस को जानते हैं कि पैसा जैसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है अचल है और चलती अचल रहती नहीं है किसी के पास, और चलाई मान एक हाथ से दूसरे हाथ तो तीसरे चलती है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, आप हमारे बताएं विजनर्स को, और ताकि उनको जो हमारे यूजर्स हैं वो इस चीज के बारे में हो, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या चीज होती है, कितनी होती है, पहले वो बताएं और फिर सर्कुलर इकोनॉमी। First of all, thank you very much for the introduction of बड़ा अच्छा लगा, पुरानी बातें भी एकदम सामने आ जाती है, पुरानी बातें भी। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा। नॉर्मली होता क्या है, किसी भी इकोनॉमी में कोई भी चीज बनाई जाती है और फिर उसे बेचा जाता है। नॉर्मल में जब शुरू में जिसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कहते हैं, उस टाइम पे जो चीज एज ए इंडस्ट्री डेवलप हुई, वो क्या हुआ कि उसमें एक इनपुट आता था, एक प्रोसेस होता था,
एक आउटपुट जाता था जिसको आप बेचते थे। इस सारे प्रोसेस में whenever you start from input to the output, there is always a waste. Waste for the person who is making that output. अब वो वेस्ट जो है एक जमाने में या तो हम उसे फेंक देते थे या उसे आगे जब नॉर्म्स आए तो उसे ट्रीट करके फेंक देते थे या कुछ करते थे। तो इसको एक लीनियर इकोनॉमी बोलते थे, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट थ्रू। लेकिन जो भी इनपुट आ रही है वो एक तरह का रिसोर्स है। रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे कि रिसोर्सेज बहुत हैं, अभी तो 20 साल चल जाएंगे, 30 साल चल जाएंगे, बट इन द लाइफ ऑफ अ कंट्री फॉर एग्जांपल 30-40 years इज लाइक 5 minutes। तो उसके बाद क्या, तो कॉन्सेप्ट ये आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो क्या सस्टेनेबल इकोनॉमीज नहीं हो सकती। तो वहां से ये विचार शुरू हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या कि दी इनपुट ऑफ वन प्रोसेस गिव्स एन आउटपुट and the waste material of that process becomes the input to another process. So that way the circle of economy is such that one output, one industry becomes the private for the other industry, that provides for third industry, so on and so forth, so that maximum circularization of resources can take place. And that is basically the concept of circular economy. जी, तो दोस्तों ये आपने जाना कि सर्कुलर क्यों कहा गया। सर्कल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राउंड राउंड, और हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे हमारी कॉस्मिक बॉडीज हैं, सन है, सुबह होती है, फिर संध्या होती है, रात हो जाती है, फिर सुबह होती है। इसी तरह से हमारे मून जो है वो कंटिन्यूअसली 15 डेज तक इंक्रीज होते चले जाते हैं और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो एक तरह से एक रिदम है, एक सर्कल है। तो यहाँ आपने देखा कि इसी चीज को जो है इंडस्ट्री ने भी फील किया इस चीज को, और इंडस्ट्री। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि इंडस्ट्री के बारे में हम जैसे कि है कि सबसे पहले जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो इनिशियली कोई इंडस्ट्री लगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्शन जो है उस पर एस्पेक्ट रहता है, और उसके बाद में थर्ड थिंग जो है इंडस्ट्री में आती है कि भाई इनफ्लो ऑफ द कैपिटल। देयर आर 3 पिलर्स बेसिकली फॉर एनी इंडस्ट्री। अब जो हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में जानते ही हैं अरसे से कि जैसे कि टाटाज ने इंडस्ट्रीज लगाई तो उसका बाई प्रोडक्ट आया जो पेट्रोलियम लगी, तो वहां से जो जेली निकली, तो फिर ये हुआ कि चलिए एक साइड में दूसरी इंडस्ट्री भी लगा दी जाए जिससे कि उससे जेली बनेगी। तो इस तरह से डॉक्टर साहब इसमें आपने विशेष क्या है आपके इस जो चैप्टर में आप जो कंसेप्ट लेकर के आपने जो सर्कुलर इकोनॉमी को डिफाइन किया, तो इसमें स्पेसिफिक क्या है? जी, इसमें एक्चुअली ऐसा है, अगर आप इसको देखें तो जो उस बुक का टाइटल है, इट इज सर्कुलर इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर। यस। नाउ द क्वेश्चन इज where does the paper industry come into this topic? Yeah. And how that industry is circular in nature. Right. First of all, it is very important to understand is that by its own nature, paper making was historically also a circular process. I'll tell you why. Starting from the very beginning, when there were not much of unit operations and paper were made by hand, जी। all they did was they take the raw material and then they beat the raw material so that the fibers get dissipated, and then they make a vat of the fiber, drain out the water, the fiber, because of the hydrogen bonding between the fibers, it forms a sheet and that sheet is taken out. अब होता ये था कि जब ये कार्यक्रम होता था तो ये सारा जो पल्प है ये पानी में बनता था। अब इसी पानी को वो दोबारा घुमा देते थे ताकि जितने भी फाइन्स हैं वो दोबारा पेपर पे सेट हो जाए। तो इसका जो प्रादुर्भाव था, इसका जो जन्म था, वो था ही इस तरह का कि ये एक तरह से अपने रिसोर्स को कंजर्व करता था, दोबारा यूज करता था।
जी। क्योंकि जो भी आपने पल्प बनाया है अगर आप उसे जाने देते हैं तो आपका लॉस ऑफ प्रोडक्ट है। वहां से ये शुरू हुआ। तो पानी की कंजर्वेशन शुरू से ही इस इंडस्ट्री में मानी गई। Later on, this becomes so important that there was times when certain industries actually had to close because the water supply was not available on natural resources. Then came the option of treating the water to an extent that it can be used again in the process. So the water loop starts to get closed. That we can say कि conservation of water resources. Conservation of water. Water resources. You can say the closer, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं closer of water loop. Okay. Water loop started to close. Likewise, when you go to a raw material side in paper industry, very initially we were using wood from trees, and very initially there were forests. Go to the forest, cut the wood, pulp it out, take the paper out, take the fiber out, make paper out of it, and whatever waste you got in washing waste or say pulping waste, you just dump it out. Okay. Later on, when the So it was a डॉक्टर साहब जो डंपिंग था वो लैंडफिल था? नहीं, वो बेसिकली पानी था। Okay. उसको शुरू में तो ऐसे ही बहा देते थे वाटर बॉडी में। लेटर ऑन उसको फिर ट्रीट करने लग गए। जो सॉलिड वेस्ट निकलता था उसको डंप कर दिया जाता था। देन slowly what happens is when the use of sodium sulfide came into the picture, making stronger paper, that was the time they realized that look here, whatever chemicals that you are using in pulping, if you simply throw it after recovery, after the chemical operations, it is a waste. Why it is a waste? जी बिल्कुल, इस पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब ये मेरे पास भोजपत्र है, मैंने रखा है अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ आप जानते ही हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो भोजपत्र के ऊपर लिखा करते थे, और पेपर जो ड्राई हमारे जो पत्तियां हो जाती थी पत्तियों पर लिखा जाता था। तो ये बेसिक मटेरियल, तो इससे हम थोड़ा सा जानकारी अपने व्यूअर्स को देते हैं कि कितने तरह का जो है रॉ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं पेपर इंडस्ट्री में या यूज होता है। तो थोड़ा सा बताएंगे डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सही चीज आई सही टाइम पे। देखिए शुरू में तो ऑल रॉ मटेरियल वाज फॉरेस्ट बेस्ड, ट्री बेस्ड, बट स्लोली सॉफ्टवुड या हार्डवुड? any wood, in fact, softwood and hardwood would depend on which geographical location you are in. If you are in Europe, you would mostly use softwoods. Right. If you are in the East, you would normally use hardwoods. They have their own advantages and disadvantages. That's a long story. But then what happens is that as the industry grew, as the demand grew, paper industry realized that unless you have a sustainable supply, assured sustainable supply of raw materials like fiber, for example, you could not properly sustain the demand. So paper industry started working on it. First of all, they went for forestry, which now is known as social forestry, Right. wherein large tracts of lands were taken by the paper mills, and then the raw material was grown on it, Okay. then harvested, and then used like that. And whenever they were harvested, new trees used to be put on. Now, that was one part when they started using fiber from a sustainable resource. They stopped cutting the forests. Okay. Now, that was the cut to Indian condition. In the Indian condition, since very long time, there is a rule actually in the country that you cannot use forest wood for pulp wood use. Meaning thereby that initially there was a very small amount of wood which was available through these forest corporations, but that no longer is the case. Okay. So Ministry of Environment says ki no more You cutting of the forest. you can't. Okay. And you could not harvest bamboo also at that point of time. Okay.
There are issues with bamboo, that's a separate story. But bamboo then can be used. So Indian paper industry had no option but to look in for alternatives. And that is where the agriculture part comes in. When we started using agriculture residues as sources for fiber for making paper. This was something which closed the raw material route. Raw materials. Because agriculture residues were made available on yearly basis and then used by the paper industry. So इसमें डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर वेस्ट में हमारा क्या क्या मटेरियल रहेगा? एग्रीकल्चर वेस्ट में जैसे कि बगासे एक मेन रहता है जिसको कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूज करते शुगर केन वेस्ट इंडस्ट्री से जो प्राप्त होता है। प्राइमरीली अगर आप सच पूछें तो सबसे अच्छा तो बैम्बू होता है इस तरह की चीज में। फिर आया आपका व्हाइट पेपर के लिए बैम्बू इज द बेस्ट। व्हाइट कह लीजिए, वो पेपर अलग होता है। पेपर का मतलब मेरा भी अनब्लीच पेपर की बात कर रहा हूँ। एक बार अनब्लीच पेपर बन गया तो उसको व्हाइट करने का प्रोसेस वो दूसरा है, वो ब्लीचिंग से होता है। और ब्लीचिंग में ये होता है कि वो केमिकल यूज होते हैं। डॉक्टर साहब इसमें ब्लीचिंग और नॉन ब्लीचिंग भी थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स को कि कितने तरह के जो है हमारा पेपर होता है। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए सबसे पहला पेपर जो होता है उसका रंग बहुत ब्राउन होता है जी, जिसको हम ब्राउन पेपर या पैकेजिंग पेपर भी कह देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लिफाफे आप यूज करते हैं आजकल मार्केट में मिलते हैं तो ब्राउन कलर के लिफाफे होते हैं। वो क्या होता है, वो सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पेपर होता है क्योंकि वो ब्लीच नहीं हुआ होगा। जैसे प्रोडक्ट बनी उसको थोड़ा वॉश किया, उसका पेपर होना है आपको दे दिया, तो ये हो गया आपका पैकेजिंग पेपर। राइटिंग पेपर की बात जब आती है तो आप खुद सोचिए, अगर वो ब्राउन पेपर है उस पर आप किसी भी इंक से लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से। तो उसको क्या है कि उसमें होता क्या है कि जब हम पल्पिंग करते हैं, बेसिकली एक बार जब मैं शुरू में मैंने स्टार्टेड टू लर्न पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, वन ऑफ माय सीनियर्स गाइड्स, I would name him Dr. Avnish Panda. He said, I was a young fellow and I asked him कि साहब पेपर मेकिंग कैसे होती है? क्या बड़ा सिंपल है, सबसे पहले फाइबर में से पानी को निकालो, जब वो निकल जाए तो उसको वापस पानी में डालो और शीट बना लो, पेपर मेकिंग हो गई। इससे बढ़िया पेपर मेकर की डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी सर। तो होता यही है कि व्हेन यू टेक द फाइबर it is with the lignin. Yeah. Whatever chemical you are putting in there, it is doing nothing but actually dissolving the lignin in a manner so that it should not destroy the fiber. So once the lignin goes away, the fiber with some intrinsic lignin remains. I just wash it a bit, then you get this kind of brown pulp. इससे brown paper बन गया, उसको मैंने आपको दे दिया, आपने उसकी पैकेजिंग बना ली, फाइलें बनती, सब कुछ होता, 20 तरह की चीजें बनती हैं सबसे। पर जब हम राइटिंग प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये जो लिग्निन बचा रह गया फाइबर में ब्राउन कलर देता है, तो वो राइटिंग पर्पस के लिए, जैसे ये आपने दिया ये जो आप देखेंगे वीडियोस भी देखेंगे, इसमें काफी वाइट है ये, तो इसमें आप जो लिखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। हालांकि नेचुरल रिसोर्स है, भोजपत्र है या पेपायरस है या और कोई चीजें जिनको यूज किया गया। तब इन्होंने क्या कहा कि साहब ऐसा काम कीजिए, ये जो पल्प बन गया है इसमें से हमने बेसिक लिग्निन तो निकाल दिया, जो कुछ लिग्निन बचा है, अब यहाँ पर इशू क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसमें हम जितना केमिकल चाहे डाल दें, चाहे इन द सेंस ज्यादा केमिकल डाल सकते हैं। जब ब्लीच हो गई, अब जब पल्प बन के बाहर आ गया, अब अगर हमने उतना केमिकल डाला तो फाइबर खत्म हो जाएगा। तो हमें केमिकल कम और बड़ा स्पेसिफिक डालना पड़ता है जो लिग्निन को तो अटैक करे, डीकलरेशन तो करे, लेकिन मेरे कार्बोहाइड्रेट को, जो आपका फाइबर है वो डैमेज ना हो, उसका वेस्ट ना हो जी। उस प्रोसेस को ब्लीचिंग कहते हैं। उस ब्लीचिंग प्रोसेस में भी पेपर इंडस्ट्री कहीं से कहीं पहुंच गई है, फ्रॉम बीइंग टोटली नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली टू बीइंग टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। स्टार्टेड फ्रॉम क्लोरीन एज ए ब्लीचिंग केमिकल एंड नाउ हैज कम डाउन टू ओजोन एज ए ब्लीचिंग केमिकल, including enzymes. There's a long distance we have covered, making ourselves more sustainable. But in the process, what we have learned is Indian paper industry is very, very technically sound in using almost any kind of raw material. उसके अंदर
सेलुलोज होना चाहिए, पेपर हम बना देते हैं। ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ जब लिग्निन की बात आई तो मुझे मेरे गाइड माइक्रोबायोलॉजी में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे जेएनयू में, he unfortunately he passed away in this year। और डॉक्टर साहब के जो गाइड थे डॉक्टर एस एन टंडन, वो भी रिसेंटली अभी जो है passed away। he took his heavenly abode on 55th of this 25th of December, नवंबर सॉरी। तो दोस्तों मेरे जो डॉक्टर प्रोफेसर अजीत वर्मा, तो उनकी लैब में से रहते हुए जो है मैंने तो वेब फंजाई पे काम किया था, लेकिन उन लिग्निन का एक दूसरा था, उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट था साहब सर के पास। तो उसमें हमारे जो सीनियर्स थे वो लिग्निन बायोडिग्रेडेशन पे काम करते थे। तो मुझे याद आई, अपनी लैब भी मुझे याद आ गई कि अक्सर जो है हम सुना करते थे और लेक्चर्स उसमें, और वो था, और मेरा जो था वो वेब फंजाई पे था, to increase the productivity of the plants by using the VAM fungi। VAM fungi is a well known fertilizer। तो अब जैसे लिग्निन की बात की तो डॉक्टर साहब बात ये है कि जो ट्रिपल आर की हम बात करते हैं इंडस्ट्री को लेके या एनवायरनमेंट को लेके, कि रीयूज रिड्यूस करें, फिर रीयूज यूज करें और रिसाइकल करें। देयर आर थ्री थिंग्स। लेकिन अभी रिसेंट पास में दोस्तों जो है कुछ और भी शब्द जुड़े हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि रिफर्बिश करें या रेनोवेट करें, तो इनको भी ऐड किया गया है। तो डॉक्टर साहब इन पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे पेपर इंडस्ट्री में ये चीजें लागू होती हैं, या जो ट्रिपल आर है वो हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसा है, पेपर इंडस्ट्री में इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पेपर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो केमिकल इंजीनियरिंग करी जानते हैं, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके अंदर जितने यूनिट ऑपरेशन आपने पढ़े होंगे ना, वो सारे के सारे यूज होते हैं। तो इसकी वजह से पेपर इंडस्ट्री में जो साइक्लिक प्रोसेसेस हैं वो भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। केमिकल रिकवरी इज अ साइकिल which closes almost 99-98% केमिकल रिकवर कर लेते हैं हम लोग उसमें से। वाटर साइकिल, वी टेक इन फ्रेश वाटर, वी कीप ऑन यूजिंग इट। अब टेक्नोलॉजीज ऐसी यूज करती है इंडियन पेपर इंडस्ट्री कि बहुत कम पानी बाहर से लेना पड़ता है। एक जमाने में 200 क्यूबिक मीटर एक टन के लिए बनाना पड़ता था, आज लोग 5 क्यूबिक मीटर की बात करते हैं, 10 क्यूबिक मीटर की बात करते हैं। हालांकि उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन होती रहती है कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक वाटर लूप क्लोज हो गया। डॉक्टर साहब वाटर की आपने बात करी, तो जैसे कि वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो है ही पेपर इंडस्ट्री, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में ही, तो इसमें जो एक ये भी है कि व्हाइट वाटर सर्कल, वो क्या चीज है और उसके बारे में थोड़ा सा बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसा कि वाटर जो है, पानी, सी द यूज ऑफ वाटर इन द पेपर इंडस्ट्री is in various unit operations. First of all, you use water to put in the raw material ताकि उसका जो water to chemical ratio है वो बराबर हो जाए, तो पल्पिंग बराबर हो। इस पानी को जब पल्पिंग हो जाती है और ये निकलता है, तो इसके अंदर लिग्निन डिसॉल्व हुआ होता है। That so-called white water then becomes a black water, which is called as a black liquor. Now, that black liquor has got water plus organics. See how it goes. From this, it goes to the chemical recovery. How it goes? You wash the pulp out. First of all, the concentrated black liquor is removed, kept aside. Then the pulp is washed. Again, you get a blackish water. That's weak black liquor is kept aside. One is a black liquor, one is a weak black liquor. Now, what happens is, very cleverly, this weak black liquor is utilized for putting chemicals in the again for the pulping. That's first also close here. This concentrated black liquor then goes towards what is called as an evaporative section. On evaporator sections. Boiler जिसे हम कहेंगे? नहीं, पहले evaporation करेंगे। कारण क्या है? इसके अंदर ऑर्गेनिक्स भी है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक्स भी है, इसके अंदर पानी भी है। अब मुझे अगर इसके अंदर से ऑर्गेनिक इज एनर्जी, इनऑर्गेनिक इज केमिकल, so I want to recover energy as well as chemical from this
तो सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा, आई हैव टू रिमूव द वाटर टू एन एक्सटेंट दैट आई शुड बी एबल टू पुट ए मैच टू इट. फॉर दैट इट गोज इनटू इवेपोरेटर. एंड इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 इफेक्ट ऑपरेटर, 3 इफेक्ट ऑपरेटर एंड falling film evaporator, multiple types of operators, direct contact etc. etc. हालांकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अब नहीं होता क्योंकि उसमें पॉल्यूशन की इश्यू होती थी. तो ये एक फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर करके होता क्या है, जो आपकी कंसंट्रेशन सॉलिड्स की 25-30% होती है, वो बढ़ते बढ़ते 70 to 80% सॉलिड्स तक 80% सॉलिड्स तक ले जाते हैं. और बाद में उसे इतना कंसंट्रेट कर देते हैं कि वो एज ए, अगर मैं उसको एक दूं तो वो एक लिक्विड कोल बन गया. चार लिक्विड फ्लोइंग कोल है. आपने उसको सिर्फ एक नोजल के थ्रू एक फायर के ऊपर डाला तो वो लाइक ए फ्यूल जलेगा. इट विल गिव एनर्जी. It will give energy. That energy is coming from organic sources. Right? And the chemical, because water gets evaporated out, then chemical gets, collected on the floor of the. That chemical, that we call it the grit. That chemical, that grit goes into the recovery cycle, and chemical is recovered. Long process. But again, that chemical is used. Now, so this is recycling. This is called recycling. Recycling. So reuse and recycling. Okay. So this is the chemical route. This is the water loop. Now, another water loop that starts is when paper is being made. As I said, first you have to take the water out of the fiber. Then you put water inside the fiber. Once the fiber is cleaned and beautified and bleached, you don't want to put any black water in it. You use fresh water. Fresh water. Right. When you use that fresh water, and that fresh water costs you very dear, because you have to soften it also. You have to take it in the right press. It's not that you can use raw water into it. Okay. So that has to be treated. That is treated. Okay. And then you have got softener all over. They use it. Okay. Some people even use ion exchangers in the softener. So what happens is that water keeps on circulating to the maximum possible extent in the machine. There is, of course, you need top of water. Sometimes it happens that you have to change water. There is a bleed into it. But as a industry, there was no way we could have survived had we not got into this, water loop or energy loop or chemical loop to close. So that way, this industry is actually a circular economy within itself. डॉक्टर साहब, जैसे एनर्जी की आपने बात करी, तो इसमें जो है ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ग्लोबली ये 6% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल एनर्जी को यूज करती है. मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव जो है एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है. और पेपर इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से दोस्तों वाटर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, केमिकल इंटेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव है. ये बहुत ही जो है, लेकिन जो बहुत वैल्यूएबल है, जो प्रोडक्ट है, वो आप जानते हैं कि ये छोटी बच्चा जब से जो शुरू करता है तो हम उसे पहले तो पट्टी दी जाती थी लिखने के लिए, लेकिन आजकल तो आप जानते हैं कि कॉपी ही दी जाती है. तो उसमें बच्चा 1 2 3 काउंटिंग करता है, ABCD लिखता है. तो कहाँ से हमारा जो हमारी चाइल्डहुड से ही पेपर स्टार्ट हो जाता है. तो आप जब देखते हैं कि इस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ द पेपर इंडस्ट्री. तो ये रहा दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से. अब डॉक्टर साहब वापस हमने बात करी सर्कुलर वाटर की, लूप की, और सर्कुलर हमने केमिकल का जो है एक्सट्रैक्शन है और उसको रीयूज है, सर्कुलर उसका देखा. तो और हमने रॉ मटेरियल का भी देखा. तो रॉ मटेरियल्स में डॉक्टर साहब और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है वो रहेंगे इसमें? मैं आपको बताता हूँ. सबसे बड़ी बात ये है, जो रॉ मटेरियल है वो तो आपने देख ही लिया कि कौन कौन से आ रहे हैं, लेकिन जिस जगह सर्कल कंप्लीट होता है वो होता है यूज ऑफ रिकवर्ड पेपर के हिसाब से. ओके. पेपर बनने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद भी वापस पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. एंड दैट इज द वंडरफुल थिंग दैट इज हैपनिंग इन द पेपर इंडस्ट्री. नॉट आज से नहीं, कई सालों से. अब तो हम एक्सपर्ट हो गए. हमने पेपर बनाया, सपोज किया कि आपने पेपर बना लिया वुड से. बाय द वे आपके पास वुड है, आपने एक बार पेपर वुड का बना लिया, आपने वुड मार्केट में पेपर बेच दिया, ठीक है, पेपर यूज हो गया,
उस पे इंक भी डली, लोगों ने पोस्टर बनाया, कुछ भी करा, जी उसके बाद जो है वो पेपर घूमता हुआ रद्दी में आ गया, आखिरी तो खत्म हो गया, जी कॉपी खत्म हो गई है, जी न्यूज़पेपर पढ़ा जा चुका है और एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग उतर चुके हैं, ये वापस इसको वेस्ट पेपर बन गया। ठीक है हम इसको वेस्ट नहीं कहते, हम इसे कहते हैं रिसाइकिल करो, एंड वी रिसाइकिल दैट पेपर। ओके We have got technologies जी that we can actually remove all the ink and all the dirt and everything that it has gained in the process, recover the fiber from it, and use that fiber to make paper again. तो डॉक्टर साहब इसमें क्या हम कुछ जो फाइबर कंटेंट है या पल्प है क्या हम इसको विदेशियों से भी यूज करते हैं विदेशी रॉ मटेरियल को भी क्या हम यूज करते हैं अपनी मैं पेपर मैं इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ होता क्या है। आज के ज़माने में लगभग 80% पेपर हम लोग रिसाइकिल्ड फाइबर से बना रहे हैं। ओह आई सी तो एक तो कहानी ये खत्म हो गई कि जो लोग कहते हैं कि साहब पेपर से वुड काटने से बनता है। जी भारत में कोई भी पेपर वुड काटने से नहीं बनता, फॉरेस्ट वुड तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो उनके कैप्टिव प्लांटेशन से उससे बनता है, जी लेकिन 80% पेपर रिसाइकल्ड फाइबर से बनता है, जो ऑलरेडी फाइबर ओके जो पेपर बन चुका है। उसमें हमारा देशी भी है विदेशी भी है अब मैं वहां आता हूँ। जी देखिए ऐसा है, देशी विदेशी में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक ज्योग्राफिकल इशू है ये। जी भारत में जो भी वुड हो गया, चाहे नॉन वुड हो गया, बगास हो गया या कुछ भी हो गया, तो होता क्या है कि इस फाइबर की एक फाइबर लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी फाइबर लेंथ कम है ही कम। नेचर ने आपको दिया है जो उसमें फाइबर लेंथ कम है। जब हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो कटिंग भी होती है फाइबर की, थोड़ा लॉस भी होता है, उसकी लेंथ थोड़ी थोड़ी कम होती है, डैमेज हो जाता है जी उसके वजह से जो पेपर है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी एज पर BIS नॉर्म्स आनी चाहिए, वो कभी कभार नहीं आती। तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें कि थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेते हैं लॉन्ग फाइबर का पल्प, उसमें डाल देते हैं। जी इसको हम लोग स्वीटनर बोलते हैं अपनी भाषा में। ओके जरा सा डाला, पेपर दोबारा बन गया। जी इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फाइबर, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग फाइबर है ही नहीं। जी तो इस तरह से वो जो इम्पोर्टेड पोर्शन है वो यहाँ आता है। तो डॉक्टर साहब हम फिर वापस बात आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी पे तो हमने देखा कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो सर्कुलर हो गया उसमें हर चीज का तो सर्कुलर इकोनॉमी इसमें फिर डॉक्टर साहब कैसे जुड़ी देखिए बात सुनिए, और उसकी वैल्यू क्या जैसे है आप कह रहे थे कि हमारी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जी इंटेंसिव तो है, लेकिन आप ये देखिए कि सर्कल्स को फॉलो करते हुए कितना कम अमाउंट केमिकल है। केमिकल ब्रीड हमारी मुश्किल से 10% आती है, हम 95% 98% तक कवर कर लेते हैं केमिकल, 2 या 4% ही बाहर से लेते हैं। तो वी आर मोर सस्टेनेबल, उसको वी आर यूजिंग इट अगेन। वाटर तो आजकल ऐसा हो गया कि देर आर रीजन्स वेयर इंडस्ट्री इज बीइंग ऑपरेटेड इन इंडिया which practically has got no water. There are leading giants in India, I don't want to name them here. Okay. They have doubled their capacities and half their water contents, quartered their water contents. So that is the situation because there is no water. तो डॉक्टर साहब इसमें क्रेडिट फिर हमारी टेक्नोलॉजी को जाएगा, क्रेडिट टेक्नोलॉजी को High जाता है, technology. लेकिन क्रेडिट अब आपकी वाली बात आई, क्रेडिट टेक्नोलॉजी को भी जाएगा, लेकिन जो पैसा इन्फ्यूज किया है पेपर इंडस्ट्री ने, इंडियन पेपर इंडस्ट्री ने, देखिए एवरीथिंग मनी मेक्स द मेयर गो। जब तक आप उसमें पैसा नहीं लगाएंगे तो नहीं चलता। तो लेकिन फिर भी इंडस्ट्री नॉर्म्स ऐसे आए, और जब से ये CREP आया है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसमें पेपर इंडस्ट्री ने सबसे पहले भाग दौड़ के हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे, उनको पता था कि अगर हम अपने रॉ मटेरियल नहीं बदलाएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, तो नहीं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड दे वर द फर्स्ट इनटू इट। ओके, वी आर गोइंग टू रिड्यूस वाटर from 150 to 50. Let us see how we are going to do about it. Okay. So, and we are going to do it in as many years. So I said, no, this is too much. Let's try to see if it can, come down to lesser amount of years. Okay. So long and so forth. So those norms which were made for specific Ganga basin are now extended to the entire paper industry, and the entire paper industry has responded in kind. There are industries who have bettered that norms by percentage. So that is what I think is gaining in the industry, and that too, you see, without really affecting your
product quality. That's the biggest thing. तो डॉक्टर साहब इसमें जो बात रहा कि क्या हम एसडीजी जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एसडीजी के किस गोल को और कैसे अचीव करने की बात करती है और क्या हम इसमें अचीव करते हैं एसडीजी के गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप विश्वास कीजिए, देखिए, लेट मी स्टार्ट विद द सोशल कॉज फर्स्ट, ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्रीज at one point of time were located in what we refer as hinterland. अंदरूनी मुल्क, अंदर कहीं जहाँ सड़क भी नहीं थी वहाँ पेपर इंडस्ट्री बनी. क्यों बनी? क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ था, गन्ने के खेत वहाँ थे, बैम्बू वहाँ होता था, तो वहाँ पहुँच गए वो लोग. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन, और हमारी इस सरकार ने क्या बोला, किसान की आमदनी. कहाँ से होगा ये सब? ये जब होगा कि जब किसान का वेस्ट जो है, चाहे वो पराली हो, चाहे वो व्हीट स्ट्रॉ हो, चाहे वो और भी कोई चीज क्यों ना हो, मतलब हम लोग तो ऐसे हैं कि हम तो सरकंडे से बनाते हैं पेपर, देर वॉज टाइम. मतलब मेरी देखी हुई बात है, एक घास होती है उसको भावड़ बोलते हैं, भावड़ से भी बना देते थे लोग पेपर, जो चोटी पेपर मिल वाले थे, मिलता नहीं था. तो हम लोग वी आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस थिंग्स, वी नो हाउ टू यूज दिस रिसोर्स. लेकिन उसका एसडीजी गोल क्या हुआ? पॉवर्टी एलिवेशन. सबसे पहले वो कहाँ गया? जो आदमी घास की वैल्यू नहीं थी उसे हमने घास ली. जिसको जूट की वैल्यू नहीं थी, आज जूट का ऐसा है कि जैसे उनकी, हालांकि जूट की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन जूट आपको मिलता नहीं. राइस स्ट्रॉ जो शुरू में, मतलब जब लोगों ने एस्टिमेट्स करे थे, जब फैक्ट्री लगी, दोनों के बीच राइस स्ट्रॉ का जो दाम था वो 4 गुना हो गया, तो उसको पैसा मिला. तो एक तो पॉवर्टी एलिवेशन एक सबसे बड़ी चीज है. दूसरा है एनवायरनमेंट का, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड. एक जगह जहां कुछ नहीं है वहां 500 लोगों को रोजगार मिल जाता है. अगर छोटी भी मिल लगाओगे ना तो भी 100 लोगों का रोजगार तो कहीं नहीं गया. ये मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट तो लंबी कहानी. तो इस तरह वो तो जब हमारी जो है टेक्नोलॉजी है, तो मशीनों को, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने वाले तो वो तो हजारों की संख्या में डेफिनेटली, और हर कार्डर पे जो है हमारे रहेंगे, रिसर्च साइंटिस्ट भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, बॉयलर हैंडलर्स भी होंगे, तो हर फील्ड में, और रॉ मटेरियल हैंडलर्स भी होंगे. तो नेचुरल है कि एक अच्छा खासा जो एचआर है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपसे लेना बहुत अच्छा लगा दोस्तों. तो डॉक्टर साहब का, जैसे आपने मैंने बताया था कि एमबीए एचआर में है, तो देखिए उनका वो झलक वहां पर आई कि उन्होंने एचआर को एम्फसाइज किया, उस पर काम किया. तो डॉक्टर साहब इसमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की जो है हमारी गवर्नमेंट्स की काफी उस पर एम्फेसिस रहती है, पॉलिसीज रहती है कैपेसिटी बिल्डिंग पे. तो पेपर इंडस्ट्री कैपेसिटी बिल्डिंग पे क्या कंट्रीब्यूशन देती है या कैसे उसको कैटर करती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये प्रश्न सबको ध्यान से सुनना चाहिए. जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हमारे इस समय जो इकोनॉमी पे रिसर्च कर रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री में एक नहीं कई बहुत इंटेंसिव चीज़ें चली हैं. कुछ जगह तो ये हुआ है कि बड़ी पेपर मिल्स ने, बड़ी मशहूर पेपर मिल्स ने लोकल आईटीआईज को अडॉप्ट किया. उन आईटीआईज में उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिटर बना रहे हो, प्लम्बर बना रहे हो, इलेक्ट्रिशियन बना रहे हो, परफेक्टली ऑल राइट. अच्छा, कोर्स हम दे रहे हैं तुमको, ट्रेनिंग ये हमारे यहाँ करेगा, उसमें से बेस्ट आदमी बुला लेते हैं. तो एक तरह से डॉक्टर साहब ये स्किल डेवलपमेंट भी हो गया, कह लिए कुछ भी हो. हम कह सकते हैं. होता क्या है कि जब एक, जैसे मान लीजिए कोई फिटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, लेट्स जस्ट से कि वो एक 500 टन पेपर बनाने वाली मिल में चला गया. ये ऐसी वाली बात है कि गांव का लड़का लंदन पहुंच गया, उसे क्या चीज जो देख के वहां, जब मान लीजिए कि एक बार ट्रेनिंग करके निकल भी गया, तो वो इलेक्ट्रिशियन जब बन के आएगा, उसने पता नहीं कितनी कितनी मोटर देखी होंगी. बाजार में तो इतनी सी मोटर नहीं देखता वो, इतनी बड़ी मोटर. तो इस तरह से वो चीज सर्कुलेट करती है. नॉट दैट, उसके बाद फिर मास्टर्स कोर्सेज भी चलते हैं, जो एफआरआई चलाती है, सीपी पढ़ाई के साथ चलाती है. तो वो भी वैसे उसके पीछे पेपर इंडस्ट्री ही खड़ी हुई है. पेपर इंडस्ट्री ही उस चीज को मॉनिटर करती है, क्या कोर्स कंटेंट होना चाहिए, कैसे होना, और पेपर इंडस्ट्री वहीं से हायर करती है. तो दोनों तरफ से पेपर इंडस्ट्री काम कर रही है. लेकिन एक चीज, जो चीज मिसिंग हो रही है इस पूरे डेटा में, वो मैं आपको बताता हूँ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं, उनका डेवलपमेंट उसमें
होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो पेपर इंडस्ट्री ने ऑफ लेटली भी, शुरू में भी, मैंने ये तक देखा है कि जो अ, महिलाएं मजदूर काम करती हैं, तो उनका एक प्रोग्राम रहता है पेपर इंडस्ट्री का। पंजाब की 2-4 मिलों में मैंने देखा है ये, और भी होगा, कि वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मजदूर की तरह उनको रख लिया तो भाई ठीक है तुम बॉयलर में ये डालो ये करो, नहीं। वो उनका बाकायदा से साहब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इंटरनल, चाहे वो छोटा सा ही है। उनको बताया जाता है कि आप इस बॉयलर में काम करेंगे, यहाँ पर ये फीड जा रहा है, ऐसे एक पूरी ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है। अवेयरनेस है, हाँ, एनरिचमेंट है, enrichment है, स्किल के skill साथ है, साथ में एजुकेशन भी education, है, उनको अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। तो उनको पूरा जो है इक्विप किया जाता है equipped हर है। हर तरह से। खाली स्किल की ही बात नहीं है, उनको नॉलेज बेस भी इक्विप किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें जो बात रही कि तो सीपीपीआरआई जैसे एफआरआई रहा तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो एफआरआई और सीपीपीआरआई मिलकर के क्या कोर्सेज चलाते हैं, क्या करते हैं? वही जिस कोर्स की बात मैंने आपसे करी, एमएससी पेपर, वो एफआरआई और सीपीआरआई मिलके चलाते हैं, जी और बड़ा ही पॉपुलर कोर्स है, वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो एक बड़ा यूनिक एक्सपोजर उस बच्चे को मिलता है जो उस पेपर में आता है, कि एक तो फॉरेस्ट्री समझ जाता है वो आसानी से कि क्या चीज़ है, फाइबर समझ जाता है आसानी से, क्योंकि एफआरआई में एक से एक टीचर है, रिसर्चर है, जो इस बात को बता देते। जब वो आधा सेमेस्टर करके बाकी सेमेस्टर करने सीपीपीआरआई आता है, तो यहाँ उसे इंडस्ट्री दिखती है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल जाता इंडस्ट्रियल है। एक्सपोजर। तो हम इसे कहें कि इंडस्ट्री एकेडमिया एक तरह से जो है कोऑर्डिनेशन है, खूबसूरत कोऑर्डिनेशन है इसमें। तो दोस्तों, माय डियर यूथ, जैसे बीएससी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आप एमएससी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स के बारे में भी हमने आपको बताया। तो जो भी जिसको इच्छा हो पेपर इंडस्ट्री में को सर्व करने में, या एमएससी फॉरेस्ट्री करके आगे पीएचडी आपको डॉक्टरेट करना हो, तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये कोर्स है। तो आप इसे देखिएगा, जानिएगा, हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको पूरी ब्रीफिंग भेजेंगे। तो दोस्तों, अब जैसे डॉक्टर साहब बात रही, हमने रॉ मटेरियल की बात करी, हमने रिसोर्सेज की बात करी, हमने सर्कुलर इकोनॉमी, कैपेसिटी बिल्डिंग, और जो है हमारी फाइनेंस कैपिटल, तो उसकी बात करी। तो अभी जैसे कि और क्या सीपीपीआरआई का रोल रहा? एक तो ये एजुकेशन में हो गया, स्किल में हो गया। तो सीपीपीआरआई ने जो रॉ मटेरियल बेस्ड है उस पर कोई विशेष शोध रहा, रिसर्च रही, कोई विशेष आउटपुट रहा सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट? देखिए, पेपर इंडस्ट्री का जो इसका सीपीपीआरआई का इतिहास है, इसकी प्रस्तावना, इसकी फाउंडेशन हुई ही इसीलिए थी। उस प्रोजेक्ट का नाम था डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडियन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। ओके। तो दोस्तों, ये पहली बार मैं भी इस चीज को पहली बार जान रही हूँ जी। तो उस समय ये था कि सीपीपीआरआई का रोल ही यही था कि भैया जो पेपर बना सकते हो जिस चीज से, कोई भी हो, उसको आप पकड़िए, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर इट, find out its pulping conditions, find out its bleaching conditions, make sure you do good, take good paper out of it. तो pulping division ने pulping करा, bleaching division ने bleach करा, paper making वालों ने उसको पेपर बनाया, effluent treatment वालों ने उसको ट्रीट करा, सारे डिपार्टमेंट के साथ साथ ग्रो। डॉक्टर साहब, एक आपके बारे में जो बहुत जाना जाता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन, और एनवायरमेंट पोल्यूशन का जो डिपार्टमेंट था, डॉक्टर वी के महेंद्र जी के साथ आपने उनके वो आपके मेंटर रहे। तो एक बार बहुत सुनने को मिला था कि गैजेट में भी नाम आया है इंस्टीट्यूट का। तो वो क्या अचीवमेंट था गवर्नमेंट की नजरों में? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सीपीपीआरआई का क्या एनवायरमेंट पोल्यूशन की फील्ड में। ये बड़ा आपने पुरानी बात याद दिला दी, मगर ये बात सच है कि उस टाइम पर पहली बार जब हम लोगों ने वाटर की लैब हमारे पास थी, एयर की लैब हमारे पास नहीं थी। क्योंकि मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में एयर पोल्यूशन सीख के आया था, और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत में मुंगाई गांव में एक ऑयल रिफाइनरी है, उसका EIA होना था, तो उसकी एयर पोल्यूशन की लैब सेट करी थी। वही चीज़ यहाँ डुप्लीकेट कराई गई मेरे से, सीपीपीआरआई में पता लग गया इन लोगों को, उन्होंने कहा यहाँ बनाओ लैब। तो जब वाटर और एयर की लैब दोनों बन गई, उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया मैनेजमेंट वाला कि अब आप अपनी लैब को रिकॉग्नाइज करवाइए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से।
तो फर्स्ट स्टेप वो हम ही लोगों ने लिया था कि जिसमें हमारे को रिकॉग्निशन मिली थी। और वो दिन और आज का दिन है सीपीआई का वर्ल्ड पेपर इंडस्ट्री में फाइनल माना जाता है, चाहे वो पोल्यूशन बोर्ड कहीं का भी हो, यूपी का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों ना हो। आज सीपीआई के बड़ा प्राउडली मैं बताता हूँ आपको, आज सीपीआई के साइंटिस्ट मेरे बड़े बिलवर्ड जूनियर्स आज वहाँ मीटिंग्स में बैठते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रोसेसेस बात करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं स्पेशली वाटर के लिए। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है जी। तो डॉक्टर साहब दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक फाउंडर मेंबर रहे जिन्होंने कि वहाँ पे स्टैब्लिश करी एयर पोल्यूशन की लैब सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब डॉक्टर साहब आपका सबसे 32 साल की आपकी जॉब के उसमें 20 साल आपकी सर्विसेज जो है दिल्ली बेस ऑफिस में रही। जैसा कि उसका नाम ही है कि इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो वहाँ पे आपका क्या रोल रहा और आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आपने कैसे जो है मैनेज किया, तो इसके बारे में कुछ आप बताएं जी। ये बड़ा एक नया चैप्टर था कि जिन दिनों मैं एमबीए कर रहा था उन्हीं दिनों मेरे को दिल्ली ऑफिस की जिम्मेवारी मिल गई थी कि भाई वहाँ जाइए और आप, देयर वाज अ टाइम जबकि हम लोगों को पॉलिसी की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। तो हम लोग बेसिकली साइंटिस्ट थे, तो हमसे तो आप जो मर्जी कराना रिसर्च करा लीजिए, लेकिन कोई पूछेगा रिसर्च पॉलिसी की बात कीजिए तो हमको नहीं पता थी। तो धीरे 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 पढ़ के समझने की कोशिश करी ये पॉलिसी क्या होती है और आखिर किसी इंडस्ट्री का पॉलिसी से क्या लेना देना होता है, क्या इंटरेक्शन होता है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि भाई जो भी पेपर इंडस्ट्री की फॉर्च्यून्स हैं वो अल्टीमेटली पॉलिसी पे डिपेंड करती है। आज अगर कोई एमिशन नॉर्म बदल गए या एफ्लुएंट नॉर्म्स बदल गए या वाटर के नॉर्म्स बदल गए या एनर्जी के नॉर्म्स बदल गए तो वो पॉलिसी कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में बनेगी। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट पॉलिसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टेक्निकल पर्सन टू सिट देयर एंड से कि साहब our industry can do probably this but not this, probably that but not that, so that whatever policies are being made should be at least implementable by the industry. इसमें आपके एमबीए का जो एक्सपोजर रहा, जो स्टडी रही, उसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा किया आपकी इस तरह की वेंचर में। देखिए इसमें है क्या कि जब भी आप कोई स्टडी मैनेजमेंट की करते हैं तो जब जैसे कहते हैं आपके हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो एचआर है, वो एचआर स्पेशलाइजेशन आती है लास्ट में, सबसे पहले वो आपको पूरी मैनेजमेंट पढ़ाते हैं इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंक्लूडिंग मतलब जब मैंने बेस ऑफिस ज्वाइन किया था शायद मैं एक साइंटिस्ट ऐसा था कि मैं रीजनेबल बैलेंस शीट बना सकता था और पढ़ सकता था। तो हालांकि इसका इफेक्ट ज़्यादा पेपर पॉलिसी पे नहीं आया, लेकिन हाँ जब भी कोई ऐसी चीज़ आती थी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता था तो मैं समझ सकता था कि बजटिंग कैसे हो रही है। इनफैक्ट मैंने इंस्टीट्यूट के बाद बजटिंग भी करी, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। तो दोस्तों ये भी एक रहा कि डॉक्टर साहब का किस तरह से खाली रिसर्च ही नहीं, मैनेजमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, क्योंकि जो जब हम बात करते हैं कैपिटल की तो इसमें ये 4 पिलर मूलतः आ जाते हैं कि जिसमें हम बात करते हैं कि पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसके बाद में कैपिटल बजटिंग है, उसके बाद में कैपिटल जो है इन्फ्लुएंस, जो उसका इनफ्लो है उसको देखना, और फिर लास्ट में कैपिटल का ओवरऑल जो है वो मैनेजमेंट कैसे है। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, पिलर्स होते हैं हमारे रेवेन्यू मैनेजमेंट में या फाइनेंस मैनेजमेंट में। अब डॉक्टर बात आती है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो वहाँ के आप कुछ बताएं कि इंटरनेशनली किस किस कंट्री से जो है डायरेक्ट रहा और उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए ये हुआ क्या कि एज द इकोनॉमी ओपनड there were a lot of people who were interested to put money in the Indian paper industry, overseas players. तो पहली इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन तो वहीं से शुरू हुई। When the people landed in India, CPPRI's base office in Delhi was ready-made one-stop solution for them. They used to come to us and they used to get everything, all input that they wanted from us. Mostly there were 2 or 3 groups
2 from Europe, 1 from East Asia, who had come. तो उनके साथ हम लोगों ने काम किया, trying to tell them that this is how things work in India. तो बेसिकली वो लोग गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे because of nearest to ports. क्योंकि they were used their basic raw material was again waste paper. तो वहाँ से हमारी वो एक्सपोजर शुरू हुई इंटरनेशनल में. Slowly what happens, इसके बाद हुआ क्या कि ये आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आने शुरू हो गए. अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में जब आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तो हालांकि पता नहीं कितने लोग मेरे को एग्री करेंगे नहीं, आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हो रहा है पेपर इंडस्ट्री के लिए. पेपर इंडस्ट्री जो है वो ITCHS के कोड 47 और 48 में कवर होती है. उस कोड में 47 और 48 में क्या नेगोशिएशन हो गई वो मोस्ट ऑफ द पेपर इंडस्ट्री को पता ही नहीं लगा. आसियान उन्होंने लागू कर दिया. लागू करने के बाद में जब वहां पर इश्यूज आए, दैट्स द टाइम व्हेन वी सेट अप कि ये क्या चीज हो गई, एंड देन वी स्टार्टेड टू लर्न कि हाउ टू कंट्रोल दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. एटलीस्ट हम अपनी बात तो रखें. बाकी जो नेगोशिएशंस की बात है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन तो दूसरा फील्ड है. तो डॉक्टर साहब उसमें कौन सा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कोई ऐसा रहता है कि जब कोई भी डील होती है इंटरनेशनली, क्या उसे कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? मैं आपको बताता हूँ. उसमें क्या होता है, कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका नाम होता है. नाम कई तरह के होते हैं, CEPA और FTA और अलग अलग नाम दे देते हैं. बेसिकली क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है कि वो जो कंट्री है जिसके साथ हमारा FTA होना है, वो हमें एक लिस्ट देता है कि भाई ये लिस्ट है, मैं आपके कंट्री में ये बेचना चाहता हूँ, आप इसको मुझे टैरिफ 0 पे 0 कर दीजिए. ठीक है, नेचुरल है. फिर वही बात फाइनेंस की आ फाइनेंस किया है. इसकी एवज में आप ये चीजें आप मेरी कंट्री में फ्री टू फ्री बेच सकते हैं. ठीक है, तो एक विश लिस्ट होती है उसकी, एक उसकी डिमांड लिस्ट होती है. अब सारी नेगोशिएशन इन दोनों लिस्ट पे चलती है. तो मतलब वही हो गया कि आस्क फॉर एंड गिव फॉर, गिव एंड टेक हो. तो अब यहाँ ये होता क्या है कि एज इज ऑलवेज एज ए ह्यूमन कि हम अपना फायदा तो मैक्सिमम चाहते हैं, तो उनका जहाँ फायदा हो रहा हो और हमारा नुकसान हो रहा हो वहां हम कोशिश करते हैं कि हम बचे. तो उसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं जो उसके ऊपर तो शायद पूरा 2 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा कि इसके नेगोशिएशंस कैसे करी जाती है, रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा. कुल मिलाकर के ये कि हमें उनको ये बताना पड़ता है कि साहब ये माल जो आप देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो माल हमारे यहाँ नहीं बन रहा तो हमें वैसे ही इंपोर्ट करना है. अगर हम उसको ड्यूटी फ्री कर देते हैं हमारा फायदा. ठीक है, जो माल उनके यहाँ नहीं बन रहा वो हमसे वैसे लेने के मूड में बैठे हैं, मगर ठीक है बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है. समस्या यहाँ आती है कि जो माल हमारे यहाँ भी बन रहा है, उनके यहाँ ही बन रहा है, और उनके यहाँ हमसे अच्छी क्वालिटी का बन रहा है. कंपटीटर भी है और जी बेटर. अब है तो एग्रीमेंट हो जाएगा तो हम दोस्त भी बन जाएंगे, बट कंपटीटर है. पेपर इंडस्ट्री ने इसका बहुत बड़ा ड्रग्स साहब, मेरे हिसाब से अब मैं कह सकता हूँ मेरी न्यूज़प्रिंट इंडस्ट्री डूब गई इसी वजह से. क्योंकि मेरा न्यूज़प्रिंट जो मैं यहाँ बनाता था उनमें कुछ इनहेरेंट इश्यूज थे. मैं कहता नहीं कि नहीं था, क्योंकि जो आपके बहुत तेज चलती है ना न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग मशीनें, उससे वो चल नहीं पाता. छोटी मतलब स्मॉल प्रिंट्स में तो आराम से निकलता है. हाई स्पीड मशीन जब आई उससे फिर वो प्रॉब्लम शुरू हुई. तो हाई स्पीड मशीन्स के लिए इंपोर्ट होना शुरू हो गया. उसके बाद इंडियन न्यूज़प्रिंट इंडस्ट्री ने बहुत जोर लगाया, अपनी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करी, सब कुछ करा, लेकिन मार्केट उनके हाथ से जाता रहा. बिकॉज ऑफ द ओनली थिंग आई कैन से पब्लिकली इज एग्रेसिव इंपोर्ट पॉलिसी ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर जो बेच रहा था. मतलब उसके पीछे बहुत सारा झगड़ा भी हुआ. सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई आदमी अगर अपने घर में 10 रुपए की चीज बना रहा है, मेरे घर में 2 रुपए की बेच रहा है, मैं खुद उसको 3 रुपए की बनाता हूँ अपने घर में, तो मेरा मार्केट तो खत्म हो ही जाएगा ना. लगभग यही कहानी हमारे साथ. तो दोस्तों ये था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्रक्स, वो भी आपने जाना डॉक्टर साहब से एज एन एक्सपर्ट.
और डॉक्टर साहब का जैसा कि 20 साल का वहाँ पे रहा एक्सपोजर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, प्लानिंग कमीशन हो गया और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। डॉक्टर साहब ये अब फर्दर जैसे कहीं पे भी तो आप ये आपका एक जो चैप्टर आया सर्कुलर इकोनॉमी का, तो आगे फर्दर इस पे आप क्या इस पे जो है डिलीवरेबल में आप क्या आगे मूवमेंट इसमें लेंगे सर्कुलर इकोनॉमी में, क्या आगे आगे जाकर के आपकी विशेष कोई और बुक आने वाली है या कोई देखिए, और? मैं आपको सच बताता हूँ, अभी मैंने एक पेपर पे काम कर रहा हूँ, जी बियॉन्ड सर्कुलर इकोनॉमी में यह बात शुरू हो गई। जी ओके वो कैसे शुरू हो गई कि अब इंडस्ट्री इन जनरल, पेपर इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर को बोला गया है कि साहब आप अपना जो कार्बन बेस फ्यूल है उसको आप कम करेंगे, ओके और आपको ये टारगेट दिए जाते हैं। यदि आपने टारगेट ले लिए तो आपको ये एडवांटेज, अगर आपने नहीं किए तो ये डिसएडवांटेज। ये ऑलरेडी गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और बल्कि मैं लगभग फाइनल स्टेजेस में हूँ उस काम के। मैंने एक मॉडल भी बनाया है, मॉडलिंग करी है कि हम इंडस्ट्री को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये नॉर्म फॉलो करने हैं तो ये पॉसिबल रूट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ये भी फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जाकर जुड़ जाता है, जिसमें फॉसिल फ्यूल के यूज की रिडक्शन की बात हुई है। हालांकि हैविंग सेड दैट, जो पेपर मिलें ऑलरेडी राइस स्ट्रॉ को एज ए फ्यूल यूज कर रही हैं, तो दे आर ऑन द पाथ। देयर आर सम वेरी बिग प्लेयर्स, दे आर वेरी मच डाउन द लाइन ऑन द पाथ, कर रखे हैं काम। मतलब एक दो मतलब पब्लिक फोरम में नाम नहीं ले सकता, एक दो तो ऐसे है कि तो रेडी है कि तो कल कहते हैं आज कर दो, तो हम लोग पॉजिटिव में आएंगे, हम उल्टा लोगों को बेचेंगे, क्रेडिट बेचेंगे। ठीक है, हमारी जरूरत से ज्यादा हमारे पास है, आप पैसे निकालो, क्रेडिट। तो दोस्तों देखिए, हमने आशा करती हूँ कि मैंने इसमें हमने बेस से लेकर के फाइनल तक आगे आने वाले समय तक की भी हमने चर्चा करी है। और डॉक्टर साहब अपने आप में एक चलता, जो कहा जाता है कि चलती फिरती लाइब्रेरी है, तो ये इन पे पूरी तरह से सत्य होता है। और ये जो है, मैं ये कहूँ कि ये एक किताब नहीं, ये अपने आप में ही एक ग्रंथ है। डॉक्टर साहब इनसे किसी भी फील्ड पे बात करें, क्या पेपर इंडस्ट्री ही नहीं और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, और उसके प्रति ये काम कर भी रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस दे भी रहे हैं। एक स्टार्टअप के साथ भी चीफ एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के रूप में अटैच्ड हैं। तो दोस्तों मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूंगी। डॉक्टर साहब, आपका जब रिटायरमेंट हुआ था, तो आपको जब रिटायरमेंट पे विदाई पत्र दिया गया था, तो वहाँ उस पत्र में लिखा है, मैंने पढ़ा था उसे, तो उसमें लिखा है कि जो कंवलजीत सिंह है, डॉक्टर कंवलजीत सिंह, वो पेपर इंडस्ट्री के लिए एक चाणक्य थे। तो इसमें आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे कि आपको पेपर इंडस्ट्री ने एज ए चाणक्य जाना? हम सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी जानते हैं कि चाणक्य जो हैं वो अपने आप में एक जो है लीजेंडरी, और कहें कि जीवित आज भी उनको जैसा माना जाता है, एक बुद्धिजीवी माने जाते हैं। तो आपको चाणक्य की उपाधि पेपर इंडस्ट्री के फील्ड में दी गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसी कौन सी पॉलिसी स्पेशल आपने पेपर इंडस्ट्री के लिए करी कि आप इस नाम से जाने जाते हैं पेपर इंडस्ट्री के लिए? नहीं, वो है, ये तो या क्या कंट्रीब्यूशन आपका रहा पेपर इंडस्ट्री? ये तो जो हमारे साथी है उनका एक जी इसी वे ऑफ एक्सप्रेशन हाँ ऑफ देयर लव एंड अफेक्शन। जी लेकिन होता ये है कि whenever you are placed in a position in a ministry, in these kind of negotiations, जी frankly you have to think very very deeply कि आप वहाँ एक एक शब्द आपको तोल के लिखना पड़ता है। बोलने की तो भूल जाइए, लिखना भी तोल के पड़ता है आपको, तो उसके लिए बड़े गहन प्रोसेस चाहिए होती है। तो होता यह था कि क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स को बार बार पढ़ना पड़ता था, बार बार पढ़ना पड़ता था, तो आई स्टार्टेड साउंडिंग लाइक somebody who is talking policy all the time, ओके because ओके वो it came into my system। हर चीज सोचा था, सब कहीं भी किसी जगह चले गए तो दिमाग वहीं पहुंचता था कि साहब अगर हम ऐसा करेंगे तो उस नेगोशिएशन में पहुंच जाएंगे, ऐसा करेंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो उनको लगा कि ये इसी वजह से उन्होंने तो डॉक्टर साहब, इसमें क्योंकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में आपका
इंटरेक्शन रहा, प्लानिंग कमीशन में भी रहा, तो आप जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि मिनिस्ट्रीज जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स से चलती हैं, और डॉक्टर साहब आप रहे एक साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का एक सोचनी और करनी डिफरेंट तरीके से, तो आपका ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो बड़े ही हार्श होते हैं या उनका एक अपना अलग एटीट्यूड होता है, तो आपने उसको कैसे कोप अप किया, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा, कोई विशेष कोई बात आपको उस बारे में याद आती हो कि किसी कभी ब्यूरोक्रेट ने आपको कहा हो, या उससे झलके कि ब्यूरोक्रेट भी बहुत सॉफ्ट एट हार्ट होते हैं, ऐसा कुछ देखिए मैसेज चाहिए? ऐसा है, मैं तो by the time I reached a point where I would have to interact with joint secretaries and above, so that was a time when I was already in charge of the base office. जी एंड कोई भी ऐसा हाई ऑफिसर जब वो मुझे बुलाता था तो वो मुझसे ये नहीं समझता था कि मैं कंवलजीत सिंह हूँ, मुझसे समझता था कि ये पेपर इंडस्ट्री बैठी है मेरे जी सीवी पे ही बैठा मेरे सामने। जी तो वो उस हिसाब से मुझे प्रश्न करते थे। और जो मेरा सबसे ज़्यादा, अब मुझे मालूम नहीं कि नाम लेना चाहिए नहीं जो भी है, लेकिन मैं फिर भी नाम लूँगा, श्री तल्लीन कुमार जी। जी तल्लीन कुमार जी से पूरी कायनात कांपती थी, क्योंकि वो बेसिकली एक इंजीनियर थे। स्टैटिस्टिक्स में उनका जो हाथ मैंने देखा है, शायद मैंने बड़े बड़ों की स्टैटिस्टिक्स में नहीं देखा। तो वो पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने मेरे को क्या कहना चाहिए, पुश मी अप द वॉल, कि नहीं ये वॉट एवर पेपर जो भी आता था, एक तो उनकी पहचान बड़ी, पेपर इंडस्ट्री जैसे कोई गया तो पेपर देख के पूछते थे वो डॉक्टर साहब ने बनाया है क्या ये, तो क्या हाँ साहब है, उसी को भेज दो, फिर ऐसा काम चला। तो वहां से फिर उनसे मैंने सीखा कि हाउ थिंग्स वर्क इन दी गवर्नमेंट। वो बड़ी चीज पूछते थे, हैव यू सीन दिस पेपर, यस सर, हैव यू रेड इट। अब यहाँ पर मेरे ऐसा आदमी चुप हो जाता था कि मैं इतने बड़े अफसर के सामने क्या बोलूं कि सीन और रेड, तो पढ़ना है। चाणक्य बना दिया उन्होंने मुझे मार मार के, तो कहते पढ़ना है, यू हैव टू रीड इट। देख लिया कोई बात नहीं, आप देख लिखा उसमें, वो चाहता क्या, स्पेशली नेगोशिएशन के पेपर्स तो बड़े टफ होते हैं पर वो बिठा लेते थे सामने। तो देखा दोस्तों, मैं एक क्रिटिकल इवेलुएटर हूँ, एक क्रिटिक भी हूँ, और देखिए मैंने अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब से वो जवाब मैंने निकलवा लिया, तो अब आपको उसका जवाब भी सही सही आपको मिल गया कि वो चाणक्य कैसे बने। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल आप इस पे कमेंट करिएगा, आइडिया अपना दीजिएगा, आगे आप किस तरह के पॉडकास्ट चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे आगे इसी तरह के एक्सपर्ट्स को हम और लाते रहें और पॉडकास्ट करते रहें, और जो हमारी टेक्नोलॉजी की और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह का, उन्होंने समय निकाला और बहुत डिटेल में बहुत खूबसूरती से हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष भी आने वाला है। थैंक यू, लव यू।